संभल के उतरो। ऐसे क्या देख रही हो सुमन? ये आप ही हैं क्या? इस दुनिया में एक चेहरे जैसे 7 लोग होते हैं सुना है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे जैसा और कोई नहीं होगा। मैं ही तुम्हें डिस्चार्ज करवा के घर लेकर आया हूँ। चिमटी काटने के लिए मत कहना। मत काटिए, सांप के काटने से ज्यादा इसका दर्द ही ज्यादा होगा। मुझे देखते ही चिढ़ जाने वाले आप आज मेरा हाथ पकड़ के कार से उतार रहे हैं। आश्चर्य हुआ। बाहर से ही देखकर चौंक रही हो, अंदर चलकर देखो और चौंक जाओगी। घर में इतना बदलाव हुआ है क्या? तुम ही चलकर देखो। चलो चलो। ससुर जी के हेल्थ चेकअप के लिए 25,000 रुपए और सासू माँ की तबीयत को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए 15,000 रुपए। दुरंदरा बुआ जी के व्यायाम के लिए 10,000 रुपए। पवन मूर्ति फूफा जी के अतिथि सत्कार के लिए 8,000 रुपए। विशाल नैनी की जोड़ी का खर्च ज्यादा नहीं होने की वजह से इन्हें मिलते हैं सिर्फ 6,000 रुपए। मेरे और मेरे पति के लिए 4,000 रुपए। सुमन और विक्रांत के लिए 3,000 रुपए। मामूली खर्चों के लिए कसी को मिलते हैं 2,000 रुपए। ध्यान से पैसों को खर्च करने वाले लोगों के लिए 1,000 रुपए उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। यही इस हफ्ते का मेरे द्वारा लिया गया बजट है। बहुत अच्छा है बेटी, तुम बोलती बहुत हो लेकिन ये काम बहुत समझदारी से किया है। हासिनी कब से जिम्मेदारी लेने लगी है? ए सुमन, तुम कब आई? कैसी हो तुम? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं मेहमान हूँ और शहर से आई हूँ। फॉरेन से भले नहीं आई हो, लेकिन तुम सुरक्षित घर पर आ गई, उसी बात की खुशी हो रही है हमें। तुम घर आ रही थी, हम सबको नहीं पता था सुमन। विक्रांत बाबू ने हम में से किसी को नहीं बताया कि तुम्हें घर ला रहे हैं। घर पर सबके रहते हुए तुम आई, बहुत अच्छा किया। लेकिन जीजा जी, मैं जैसे ही अंदर आई, हासिनी दीदी बजट क्यों डिसाइड कर रही थी? घर की जिम्मेदारी, घर की चाबी, संपत्ति, सब कुछ नैनी ने हासिनी भाभी को सौंप दिया है। अगर तुम्हें कुछ खाने का मन है या बाहर से ऑर्डर करना चाहते हो या कुछ भी ऑर्डर करने से पहले तुम्हें इस पागल से परमिशन लेनी होगी। तुम्हारी दीदी को तो पूछ सकती थी, लेकिन हासिनी से पूछने पर थोड़ा झिझक तो होगी ही ना। बेचारी, अस्पताल से आते ही सुमन को इस तरह से घर के कायदे कानून के बारे में बताओगे तो वो घबरा नहीं जाएगी? अगर उसके सामने नैनी ने घर की चाबी हासिनी के हाथों में दी होती तब इसे समझ में आता कि मामला क्या है। छोटी बच्ची है अभी, घर की जिम्मेदारियां क्या जानेगी। सुमन घर चला रही है, माँ बनने वाली है, ये कुछ भी कर सकती है। अभी भी इसे छोटी बच्ची समझ के आप और नैनी से जिम्मेदारियों से दूर रखेंगे तो माँ, अभी ये सब बातें क्यों बोल रही हो? सब कुछ अभी बताना जरूरी है क्या? ये क्या बात हुई विक्रांत? आंटी ने सच्चाई बताई है। हासिनी, एक बार चाबी देना, सुमन को जरा दिखा दूं। चाबी देखकर क्या करने वाली हो? कुछ नहीं करेगी आंटी। हॉस्पिटल से आने के बाद उसकी आंखों को कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना, इसीलिए दिखा रही हूँ। ऑफ कोर्स, घर की चाबियों से ज्यादा और खूबसूरत क्या हो सकता है? मिर्गी के दौरे पड़ने पर ही चाबियां दी जाती हैं।
यहाँ भी मिर्गी के दौरे नहीं आए, लेकिन पक्षपात जरूर आया है पवन। चाबियां देखने के लिए नहीं ले रही है ना? ये लो सुमन, ये लो। ऐसे देख रही हो जैसे कभी चाबी नहीं देखी सुमन। पसंद आया है ये मत बोलना सुमन। अगर कुछ और होता तो हम लेकर आ सकते थे, लेकिन घर के चाबियों के मामले में सेम चाबी भी मिल नहीं सकती है। अच्छा, सुमन ये सब क्यों पूछेगी बेटा? बल्कि चाबी हासिनी के कमरे में अच्छी लग रही है या उसके कमर में लटकी हुई ज्यादा अच्छी लगेगी, ये सोच रही है बस। घर के खर्चों की जिम्मेदारियां उसी पर है जिसके पास ये चाबियां हैं। खूबसूरती भी उसी के साथ आती है। अरे ये क्या कोई किसी से चाबी थोड़ी ही मांग रही है, नहीं ना? ऐसे ही एक बार लगा के देखने के लिए ले रही है, बस इतना ही। नहीं सासू माँ, अगर एक बार किसी चीज पर आस आ जाए तो उसे वापस देने का मन नहीं करता। मैं इसे खा नहीं जाऊंगी दीदी, बस एक बार लगा कर देखती हूँ। बस देखना ही चाहती है नैनी। मेरा वो मतलब नहीं था, कोई गलत ख्याल नहीं आने चाहिए थे। अब नैनी सही बोल रही है। हासिनी वापस ले लो बेटी। आप जरा चुप रहिए। अस्पताल से अभी अभी आई है, इसके मन को चोट पहुंचाने वाली बातें मत कीजिए। इसने ऐसा कहा क्या कि इसे चाहिए? नहीं ना? झट से लगा के फट से दे देगी। वल्लभ तुम फोटो निकालो। वल्लभ रुक जाओ, यहाँ दो, मैं लगाती हूँ। रुको। हाँ मम्मी फोटो। अच्छा लग रहा है, मैंने बोला था ना किसी पर भी अच्छा लगेगा। सुमन पर तो ये बहुत जच रहा है, और जचे भी क्यों ना, पहले से ही इतनी सुंदर जो है। हाँ सुमन स्माइल प्लीज। अब इसे वापस ले लो। तुमसे छीन लेने की बहुत जल्दी है तुम्हारे ससुर जी को। ठीक है बेटी, लगता है इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। उतार कर ये हासिनी को दे दो। आप सुमन को अंदर ले जाइए, मैं जूस लेकर आती हूँ आंटी। ठीक है सुमन चलो बेटी। भाभी चाबियों को ध्यान से रखिएगा, कल ही घर में चोरी होने वाली थी। हाँ सही कहा, करोड़ों लूटकर चले जाते हैं। सासू माँ, मुझे बिठाकर आप क्यों खड़ी हैं? कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम अकेली होती तो मैं बेझिझक घूमते फिरते बात कर रही होती। कॉफी। हाँ मुझे नहीं, सुमन को दो। ये लो सुमन। पहले सासू माँ को दीजिए। तुम्हारे लिए बनाने के लिए कहा था। अस्पताल से आने के बाद हासिनी की हड़बड़ी देखकर तुम्हें सिरदर्द हो गया होगा ना, इसलिए। कॉफी गरम गरम पी लो, अच्छा लगेगा, पी लो। सुमन
अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो किसी को भी आकर तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। मेरी दीदी की बात सभी मानते हैं, मेरी बातें कौन मानेगा? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अभी हासिनी की बातें सिर्फ काम करने वाले ही नहीं बल्कि घर वाले भी सुनने लगे हैं। सच में? हाँ, तुमने भी तो देखा ना, हासिनी किसे कितना देना है ऐसे सबके खर्चे का ध्यान रख रही थी। हाँ, ये उसे मिला हुआ पहला सौभाग्य नहीं, उसे तुम्हारी दीदी ने सिर पर चढ़ा रखा है। चाबियां कमर में लगाकर हासिनी जितनी चमक रही थी असल में उतनी ही बेवकूफ है। अगर वो चाबी तुम्हारी दीदी ने दी होती तो तुम इस घर को और भी ज्यादा अच्छे से चलाती। पर दीदी मुझे बिल्कुल नहीं देगी भैया। देना ही पड़ेगा। अपने खुद की बहन को ना देकर हासिनी को दे देने का क्या मतलब है? सॉरी वल्लभ, मुझे ये सब बोलना पड़ा। तुम उदास मत होना। हाँ, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? हंसनी इसके लायक नहीं है। सुमन होती तो परफेक्टली मैनेज कर लेती। लेकिन सुमन की सुंदरता के साथ साथ अगर इसे अधिकार भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हाँ, पता नहीं नैनी तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बचपन से मेरी दीदी ऐसी ही है सासू माँ। मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन मुझे कभी भी मदद नहीं की। मेरी माँ और दादाजी को बता के मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। वो हमेशा से ऐसी ही हैं। अभी उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ सको इसलिए तुम्हारे अस्पताल में रहते वरलक्ष्मी की पूजा रखवा दी और उसी दौरान हासिनी के हाथों में नैनी ने चाबियां सौंप दी। मुझे तो लगता है ये सब जानबूझकर किया हुआ है। और एक जरूरी बात तो तुम बताना भूल गई मम्मी। किसी पर भी मुसीबत आने पर सबसे पहले मदद के लिए आने वाली नैनी अपने खुद के बहन के पांव सांप से कटवा दिया। इसके बारे में उसको पता तो होगा ही ना, फिर भी बताया नहीं। आप सही बोल रहे हो भैया, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अरे तुम कितनी भोली हो सुमन। क्या सोच रही हो तुम? उस वक्त तुम्हारे पैरों से निकलते खून को रोककर तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी। बल्कि वो तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को ही मारना चाहती थी। सुमन समझ गई? वो तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हें समय पर अस्पताल लेकर चले गए। जब डॉक्टर ने खून चढ़ाने की बात की तो नैनी तो बहुत हिचकिचा रही थी, लेकिन विशाल ने तुरंत ही अपना खून देने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन नैनी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा ना मम्मी। अगर कोई मुसीबत उसकी बहन पर आ रही है तो उसे बचाना चाहिए था ना। लेकिन वो तो सांप के काटने के बाद भी चुप रही। अगर सांप को देखते ही उसे मार दिया होता तो वो सुमन को काटता ही नहीं, है ना? सही तो है। लेकिन सुमन, तुम जाकर नैनी से बहस मत करने लगना। बल्कि इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच समझ सको। क्यों ना पूछो इस बारे में सासू माँ, पता करके ही रहूंगी। जाकर झगड़ा करने वाली है मम्मी। नैनी उसे जितना समझाने की कोशिश करेगी उतना ही सुमन का शक बढ़ता जाएगा। सांप के काटने से ज्यादा आपकी बातों में ज्यादा जहर है आंटी। इसको क्या पता बेचारी। मेरे घर लौटने से खुशी नहीं हुई तो मरने की खबर से तो खुशी होगी ना तुम्हें दीदी। कैसी बातें कर रही हो? तुम और मैं दोनों ही माँ बनने वाली हैं। अरे
जो मौत के मुंह से अभी बाहर निकली है उसे क्या पसंद है, क्या खाना चाहिए, कुछ नहीं जानती हो क्या? रोज मैं ही तो तुम्हारे लिए खाना बनवाकर विक्रांत बाबू के जरिए भिजवा रही थी। कौन सा? वो बेस्वाद खाना? तुमने तो सोचा होगा खाना है तो खाएगी, और वो भी भिखारी को भीख देने जैसा 2 दाने कटोरी में भेज दिया था। जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए ना सुमन, और जल्दी पचने वाला खाना ही खाना चाहिए। ऐसे में मैंने तो बहुत सारे फल भेजे थे तुम्हें। वो सब फल मुझे पसंद नहीं है, पता था ना तुम्हें। वरलक्ष्मी व्रत के मौके पर 30 तरह के पकवान बनाए थे तुमने, लेकिन मेरे लिए 3 तरह का खाना भी भेजा। वो सब नहीं खाना चाहिए सुमन, तुम बीमार थी ना। डॉक्टर ने कहा था? नहीं, मुझे पता है, किसी ने नहीं बोला होगा, तुमने ही सबको बता के मुझे चुप करवा दिया। सांप के काटते वक्त भी चाकू से मेरा खून निकाल दिया, मेरी जान निकालने के लिए ही ना। कितने आरोप लगा रही हो सुमन। तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया था। जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें खून की जरूरत है, तब विशाल बाबू ने ही अपना रक्त दान किया था तुम्हें। दान मतलब भीख ही ना। आप लोग दान देने की स्थिति में हो और हम जैसे लोग भीख मांगते रहे। किसी पागल औरत हो, किसी की जान बचाने के लिए अगर रक्तदान करना तुम्हें भीख लगता है तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। जाने दीजिए विक्रांत बाबू। सुमन बिना सोचे समझे बोल रही है। हाँ, ओह, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए तुमने उस बेवकूफ हासनी के हाथों में घर की चाबियां दे दी। ओह, चाबियों की वजह से ही तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था ना। खुद की बहन की जिंदगी की परवाह तो है नहीं इसे, कम से कम मुझे जिंदा देखकर मेरी भलाई का तो सोचती। देखो सुमन, अब तक तो मैं शांति से सुन रही थी, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो अपनी। सच्चाई सबको ना कड़वी ही लगती है। तुम ये देखना चाहती थी सांप के काटने से मैं मरी कि नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर ऐसा नहीं है तो पूछो इससे। तुम मुझे गलत समझ रही हो सुमन। अच्छा, मेरी गोद भराई के वक्त जब तुम पे मुसीबत आने वाली थी, भले ही तुम्हें पता ना हो, लेकिन वही मुसीबत मुझ पर भी आने वाली थी, ये तुम्हें पता नहीं था? कहीं सुमन सबके सामने ये राज बता ना दे कि मुझे भविष्य दिखाई देता है और सारी मुसीबतें पता चल जाती हैं। भाभी को पता होता तो ऐसा होने ही नहीं देती। इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। क्यों झगड़ा कर रहे हो? झगड़ नहीं रहे हैं साहब जी, इतने दिनों से घर में आखिर चल क्या रहा है, बस यही पूछ रही थी सुमन। कुछ हुआ भी होता तो मुझे कौन बताएगा जीजा जी, सब कुछ इनके ही तो हिसाब से होता है। सुमन, तुम्हें किसी बात से कोई तकलीफ है क्या? जीजा जी, क्या मैं आपको बहुत खुशी से नाचते हुए दिखाई दे रही हूँ? मुंह बंद करो और अंदर चलो। कितने दिनों तक मेरा मुंह बंद करवाओगे? सुमन, तुम कहना क्या चाह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हुआ साहब जी। सुमन तुम अंदर जाओ, विक्रांत बाबू इसे लेकर जाइए। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे आप? अगर मैं गिर गई और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? ऐसे क्यों देख रही हो दीदी, बताओ। कि मैं अभी कुछ समय में गिरने वाली हूँ और मेरे बच्चे को चोट लगने वाली है और उसके जान को भी खतरा है। तुम्हें तो भविष्य दिखता है ना, बोलो। अभी तुम मेरे साथ चल रही हो या जबरदस्ती अंदर लेकर जाऊं? अपने भैया के सामने अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो क्या? विक्रांत, रुक जाओ। क्या चल रहा है ये सब? अगर तुम लोगों को किसी बात से तकलीफ है तो मुझे बताओ ना। अगर समस्या है तो हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या कम होने में समय लगता है। आप भी ऐसे बोल रहे हो जीजा जी? बोलेंगे ही, आपके टुकड़ों पे ही जी रहे हैं हम। सुमन, सुमन, टंटना टन यक्का चक्का यक्का चक्का यक्का चक्का टंटना टन टंटना टन टंटना टन टन टन। ये क्या है जी, आप बेड पर ऐसे क्यों लेटे हैं? मैं कैसा भी लेटूं एक जैसा ही दिखता हूँ। फिर ठीक है, जरा उठिए ना। वो क्यों? मैं फूल लेकर आई हूँ जी। बाप रे, अभी लगाना पड़ेगा।
प्रियतमा फूल लगा दूं? ऐसे प्यार से पूछिए जी। तुम अभी मेरे सामने उल्टी सीधी बातें मत करो। क्या करना है साफ साफ बताओ। क्या हो गया फूफा जी? ऐसे धुरंधरा बुआ जी पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये है ना, हाथों में फूल लेकर बैकी बैकी बातें कर रही है। इन्हें कुछ पता नहीं है हास। मैं तो इन्हें इन फूलों को प्यार से लगाने के लिए बोल रही थी और ये चिढ़ रहे हैं। तो ऐसे साफ साफ कहती ना। बुआ जी, फूफा जी तो आपके कंधों तक भी पहुंच नहीं पाते हैं, फिर कैसे? आप तो खुद नारियल के पेड़ जितनी लंबी सी हैं, तो आपके बालों तक कैसे पहुंचेंगे? भले ही ये ऐसे ना पहुंच पाए, लेकिन बेड पर खड़े होके तो लगा सकते हैं ना फूल। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है फूफा जी। बुआ जी को बिल्कुल उदास मत कीजिए। पूर्णिमा का महीना भी एक बार ही आता है। लगा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, लाओ फूल, मैं लगा देता हूँ। अरे सुनो, जरा पास तो आओ। अरे रे रे। ओहो, टच मत कीजिए ना, मुझे शर्म आ रही है। मेरे सुहागरात को 25 साल हो गए हैं। हाँ, पता नहीं हुआ भी होगा कि नहीं। उन सुहाने पलों की याद क्यों दिला रहे हो जी? अच्छा, मतलब उन दिनों से सिर्फ अब तक रोमांटिक सॉन्ग्स ही चल रहे हैं। बहू, पहले इसे मेरे पास तो ले आओ। आप भी ना, क्या अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या फूफा जी? बुआ जी, फूफा जी के पास जाइए। लेकिन मुझे बिना टच किए ही फूल लगाइए। हाँ, लेकिन बालों को तो टच करना पड़ेगा ना। कहीं फूफा जी आपके पूरे बाल ना उखाड़ दे। चुप रहिए। सुनो, जब तक मैं फूल लगा रहा हूँ, मूर्ति की तरह खड़ी रहो। ओहो। ओहो, आप तो शर्मा रही हैं। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? लगता है बुआ जी के जवानी के दिन लौट आए हैं। लगा दिया। सुनो, अब जितना डांस करना चाहती हो कर लो। ठीक है जी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप अभी आइटम सॉन्ग पर डांस करने वाली है बुआ जी? अरे वाह, सही समय पर सही बात बोली हो हास। इन्हें मेरा डांस पागलों जैसा पसंद है। पागल ही हो जाते हैं क्या? मतलब पसंद है, बता रही हूँ। आप क्यों किसी बुजुर्ग इंसान की जान लेने में तुली हुई है बुआ जी? मैं सब संभाल लूंगी, अब तुम जाओ। ठीक है, थोड़ा बच के रहिएगा मैं फूफा देख जी। लूंगा बेटी, तुम जाओ। डांस देखते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए ख्याल रखने को कह रही हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। बाय। मेरे डांस करने से जल रही है ये। मेरे प्यारे पिया पिया। ला 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 ला। साहब जी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हैं? नैनी, तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि तुम्हें भविष्य दिखाई देता है। वही टेलीपैथी। हाँ ना, लेकिन अभी आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भविष्य के मुसीबतों के बारे में पता हो तो हम सतर्क रहते हैं, लेकिन उसी तरह अगर अतीत के बारे में भी पता होता तो उस घटना का हल हम ढूंढ सकते हैं ना। लेकिन जो बीत गया उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? अगर कोई मामूली बात होती तो मैं इसे जाने देता, लेकिन मेरी माँ का हत्यारा कौन है, ये सब उसने क्यों किया, हाँ, ये सब सवालों के जवाब अतीत से जुड़े हैं। विशाल, अगर इस समय तुम गायत्री के विषय में पूछोगे तो नैनी को चिंता तो होगी ना? ऐसा नहीं है डैड, अगर नैनी को अतीत के बारे में भी पता होता तो अच्छा होता, बस यही कह रहा था। देवी की कृपा से उस दिन नैनी ने जो बात अपने मन से कही थी कि हम सब पे मुसीबत आने वाली है, शायद उसी बात से तुम चिंतित हो ना? सही कह रहा हूं ना विशाल? डैड, माँ की हत्या करने के लिए भूषण की मदद किसने की होगी मुझे जानना है। किसी करीबी इंसान। करीबी इंसान?
हमें पता नहीं है ना डैड। क्यों नहीं पता है? ससुर जी, साहब जी की बातों से मैं नहीं घबरा रही हूँ, पर शायद आप घबरा रहे हैं। बिना किसी सबूत के हम उन पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? अगर उस इंसान का पता चल जाता तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा आसानी हो जाती। नैनी, वही तो बता रहा हूँ विशाल। आप कुछ मत बोलिए ससुर जी। मतलब डैड को पता है कि वो कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नैनी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें भी पता है क्या? अगर मुझे पता होता तो आपको बताती ना। जैसे ही भूषण पकड़े जाएंगे सारी सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सब्र रखिए साहब जी। अगर जल्दबाजी में अनुमान से अगर गलत कदम उठा लिया तो हमारे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, अगर इस तरह हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हम उस हत्यारे को सजा नहीं दिला पाएंगे नैनी, बल्कि उसकी जान बचाने वाले कहे जाएंगे। क्यों बेटी, सच क्यों छुपाया तुमने? तिलोत्तमा ने ही गायत्री की हत्या की थी। अगर ये बात विशाल को पता चल गई तो वो उसे जान से मार देगा। नहीं ससुर जी, गायत्री माँ जी के हाथों से ही अब उनकी जान जाए तो ही अच्छा है। सोने से पहले परफ्यूम लगाने की आदत है क्या? ये परफ्यूम बॉटल नहीं है वल्लभ, इंसान को पूरी तरह से सुलाने की दवाई है। अरे आजकल शराब को भी ऐसे ही बोतल में बेचते हैं। ये वो बॉटल नहीं है। फिर क्या है ये? ये लकवा मारने की दवा है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। माय गॉड, परफ्यूम समझकर मैं इसे लगाने वाला था। ए, तुमने बताया क्यों नहीं कसी? हवा में स्प्रे करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी पर स्प्रे करोगे तो बहुत अच्छा असर होगा। क्या खोल के दो मुझे, लाओ। इस राखी के ऊपर परफ्यूम की तरह स्प्रे करना है। अब ये किसके हाथों में बांधनी है मम्मी? कसी मेरी गर्लफ्रेंड है, बताया था ना आपको। ऐसे ख्याल सिर्फ तुम्हें ही आ सकते हैं वल्लभ। आंटी ये राखी हम दोनों के लिए नहीं बल्कि धुरंधर आंटी को देने के लिए लाई है। मैंने सही कहा ना आंटी? आप दोनों का प्लान क्या है, जरा अच्छे से बताएंगे मुझे? वल्लभ, कल राखी का त्योहार है। भाई बहन के अनमोल रिश्तों का त्योहार है कल, इसलिए ये राखी कल धुरंधरा तुम्हारे पिता को बांधेगी। आपने बोला था कि इस दवा से जान भी जा सकती है ना? इसलिए तो इसे बांधने के लिए दे रही हूँ। इससे हाथ काम करना बंद कर देगा? इंसान ही काम करना बंद कर देगा। कसी, इसके लक्षण क्या क्या हैं, जरा समझाओ तो। लकवा मारने के बाद शायद कभी बोल भी ना पाए, और जिसके हाथ में ये राखी बांधी जाएगी उसका हाथ काम करना ही बंद कर देगा। खेल खत्म। इतना वायलेंट सोचने की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? गायत्री दीदी को मैंने ही मारा है, ये बात नैनी ने विशाल को नहीं बताई और जगदीश को भी बोलने से रोक दिया। उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी उसके लिए वक्त है। लेकिन तुम्हारे पिता ही और कितना सहन करेंगे, इसलिए जल्दबाजी में सच्चाई बताने जा रहे थे।
अगर मौका मिले तो अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मार डालना चाहते हैं वो। इससे पहले कि वो हाथ मुझे मारने के लिए उठे, उस हाथों को ही तोड़ दूंगी मैं। प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये सब करेंगे तो हम पर शक नहीं होगा? अगर नैनी को पहले से हमारा प्लान पता चल गया तो वो सबके सामने ब्लेम करेगी। इसीलिए इस राखी को तुम्हारे कमरे में रखवा कर हासिनी को लाने के लिए बोलना पड़ेगा। अगर नैनी कुछ गड़बड़ करती भी है तो जैसे ही धुरंधरा आंटी अंकल के हाथों में ये राखी बांधेगी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम बोलेंगे ये राखी हमने नहीं बल्कि हासिनी ने लाकर उन्हें दी थी, तो बात खत्म। एग्जैक्टली। इसे मैं यहीं रख रही हूँ। कल तुम्हारी पत्नी को इसे लेकर आने के लिए कहना। मतलब कल जो दिन आने वाला है पिताजी के लिए आखिरी दिन होगा। बेचारे। अगर किसी पे भी शक हो तो इंटेरोगेट करो, आईडी प्रूफ के साथ। मोबाइल में फोटो लेने के बाद ही हेड कांस्टेबल लक्ष्मण राव को छोड़ने के लिए बोलना। हाँ, एक बात और, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को सीज कर दो, ठीक है ना? ज्यादा इस्तेमाल मत करना, तबीयत खराब हो जाएगी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। इस गाड़ी का नंबर प्लेट क्यों कवर है? थैंक्स भैया। भैया पुलिस! Hey! रुको! Hey! Hey! रुक जाओ! आपको राखी बांधनी थी ना बुआ? उसी के लिए तो ये सब तैयारी है भतीजे। अरे लेकिन राखी कहाँ है? कमरे में है, हासिनी लेकर आ रही है। नैनी, भाभी को जल्दी लेकर आने को बोलो। हाँ, आ रही हूँ ना विशाल। पॉइजन स्प्रे की हुई उस इकलौती राखी की बजाय ये इतनी सारी राखियां क्यों ला रही है? ये सब क्या है दीदी? सोचा 2 राखी लाओगी, पर आप इतनी सारी लाई हैं। रूम में जाते ही देखा इतनी सारी राखियां पड़ी थी। एक ससुर जी के लिए और दूसरा फूफा जी के लिए क्या? हाँ, सासू माँ भी बांध देंगी। फूफा जी आप यहाँ बैठिए। ठीक है बेटी।
मुझे देख के क्यों भाग गया वो? इसी तरफ तो आया था। कहीं विशाल जी के घर में तो नहीं घुस गया? घर के अंदर और बाहर तो सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर इंक्वायरी करने अंदर गया तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा तिलोत्मा जी कहीं शक न करने लगे। चलिए फूफा जी, आपको टीका लगाते हैं, राखी बांधनी है। अगर हमारी भी कोई बहन होती तो आज हमें भी राखी बांधती। लेकिन मेरी तो है ना विशाल जी। अरे इंस्पेक्टर, प्लीज कम। नैनी के हाथों से राखी बंधवाने आए हैं। नैनी, हासिनी, सुमन, कुल 3 बहनें हैं सर। मेरे पतिदेव की जो गर्लफ्रेंड है ना कसी, वो भी आपकी बहन जैसी ही है इंस्पेक्टर भाई। वो भी आपको राखी बांधेगी। ऐसा ही सही बहन। भला इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? अब मेरी बहन सुधा तो रही नहीं। तुम सब में अपनी बहन को देखता हूँ। अगर इसे पता चला कि सुधा को मैंने ही मारा है तो मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा देगा ये चंद्रशेखर। टीका लगाने के बाद कुमकुम की थाली मुझे दीजिए भाभी। इंस्पेक्टर जी को हमारी बहुएं टीका लगाएंगी। कोई एक आकर लगाए तो ठीक है, अगर सब लगाएंगी तो पुलिस से ज्यादा तांत्रिक बाबा दिखने लगेंगे ये। एक मिनट, मुझे एक डाउट है। रूम में एक ही राखी होनी चाहिए थी, फिर इतनी सारी राखियां तुम भला कहां से लेकर आई? मुझे कैसे पता होगा जी? आपने ही रखा होगा ये सोचकर मैं लेकर आई। और एक राखी तो डाइनिंग टेबल पर भी रखी हुई है। वो कहाँ पर है? इसी में है। वही? कौन सी है वो? मुझे क्या पता, इसी में है सब कुछ। सब राखियां एक जैसी ही है। अब इनमें से कौन सा है कैसे पता चलेगा? कसी बताओ मुझे। अभी क्या प्रॉब्लम है? वो इतना स्पेशल तो है नहीं ना? अब ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसके दिमाग में ऐसे ही अजीब से सवाल आते रहते हैं। चलिए जल्दी से राखी बांध देते हैं। बुआ जी ये लीजिए राखी। भाभी ये मेरे पति को बांधिए। जिस पर जहर स्प्रे किया है वो राखी कौन सी है पता नहीं चल रहा। कौन किसे बांध रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। जब पीश को कुछ नहीं हुआ तो पावन मूर्ति को जरूर हो जाएगा। चाचा जी या पिताजी, किसका पत्ता कटने वाला है? राखी बांधने के बाद ऐसी क्यों खड़ी हुई है बुआ जी? मिठाई खिलाइए और आरती कीजिए। सदा सुहागन रहो। दीर्घ सुमंगली भवा। गिफ्ट क्या दे रहे हैं ये तो बताइए। अगले हफ्ते ज्वेलरी शॉप से मैं धुरंधरा को इसके पसंद के गहने दिलवाऊंगा। ठीक है ना? वाह, थैंक्स भैया।
फूफा जी, आप क्या देने वाले हैं सासू माँ को? दीदी के लिए सुंदर मूर्ति बनाने का सामान चाहिए ना, वो मैं लेकर आऊंगा। थोड़ा समय चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। नैनी, सुमन, हासनी भाभी और कसी, तुम सब मिलकर इंस्पेक्टर भाई को राखी बांधो। भैया आप इधर बैठिए। कशी, भैया को टीका लगाओ। जरूर। ये क्या है मम्मी? कसी बिना हिचकिचाए ही टीका लगा रही है। राखी बांधने से ये पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी न बच जाएगा वल्लभ, यही इसका आइडिया है। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सी राखी में पॉइजन है। सुमन। हाँ दीदी, अब तुम्हारी बारी। टीका कोई एक ही लगाएगा तो ठीक है, सबको लगाना पड़ेगा। सुमन, तुम सिर्फ राखी बांधो। ठीक है जीजा जी। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट हंसनी, तुम ही बांध दो ना। सब तो ऐसी राखी बांधते हैं, आप क्यों इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं? आप ज्यादा ही आस लगाए बैठे हैं क्या? ए, पहले तुम बांधो। कौन सा वाला लूं? ये वाला? नहीं, ये वाला लेती हूँ। सब एक जैसी ही है, कोई भी बांधोगी तो चलेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उससे ही बांधूंगी। ये वाला लेती हूँ। नहीं, ये वाला लेती हूँ। ये वाला। इसे पकड़ो। पुलिस भैया के हाथ में राखी बांधने के बाद कलाई सुंदर लग रही है। बुलेट से भरे हुए रिवॉल्वर की तरह लग रही है ना? हथियार से तुलना क्या कर रही है बेटी? बेटी नैनी, चलो तुम राखी बांधो। ठीक है ससुर जी। सरप्राइज देने आए इंस्पेक्टर साहब को। इतनी सारी बहनों ने राखी बांधी तो राखी बंधवा के इन्हें बहुत खुशी हो रही होगी। सच में विशाल जी, मुझे अपनी बहन सुधा याद आ रही है। लेकिन आज इन बहनों को देखकर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं, राखी बांधो ना। नैनी, मिठाई खिलाओ।
क्या हुआ आपको? इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? लगता है वो जहर वाली राखी इंस्पेक्टर के हाथ में बन गई है।